So hello guys, welcome back to another video of Study with me. In this video, I am going to talking about one day strategy before your examination. तो आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए अपने एग्जाम के एक दिन पहले, क्योंकि आपको मॉड्यूल 1 का हो या मॉड्यूल 2 का एग्जाम हो, अगर आप सिंगल मॉड्यूल दे रहे हैं तो केवल आपका एक ही डे बीच में रहता है एग्जाम से, तो उसमें कैसे कैसे आपको पढ़ना चाहिए, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब दी चैनल. और मैं भी लास्ट ईयर यानी दिसंबर 21 में और जून 21 में मैं भी इसी समय था. मैंने कैसे ऐसे अपनी स्ट्रेटेजीज बनाई जिसकी वजह से मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाया अपना CS एग्जीक्यूटिव. सो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ध्यान से सुनना, इस पर ज़्यादा पॉइंट नहीं, बस 2 पॉइंट बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए. और गाइस ध्यान से सुनना सारी की सारी चीज़ें. तो वो पहला पॉइंट आता है, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो या देख सकते हैं कि आपका अगला एग्जाम उसका है, सपोज SLCM का है या फिर EBCL का है, तो उसमें आपको सबसे पहले ये ना करना पड़ेगा विच पार्ट इज इंपॉर्टेंट. जैसे EBCL में पार्ट भी इंपॉर्टेंट है और मेनली पे पार्ट भी इंपॉर्टेंट था, तो मैंने EBCL में कैसे करा था, तो सपोज मेरा एक दिन का गैप है बीच में, तो उस गैप के अलावा जिस दिन मेरा एग्जाम है तो उस दिन जाके आपको अपने सब्जेक्ट का मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन खत्म कर देना है. जैसे कि मैंने पार्ट बी 25 मार्क्स का था EBCL में, तो पार्ट बी को मैंने पहले दिन अच्छे से कंप्लीट कर दिया था, ठीक है. और पार्ट बी के साथ साथ मैंने पार्ट सी के कुछ चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो भी कर लिए थे कंप्लीट. तो आप समझ सकते हैं कि मेरा अगले दिन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, बट उसी दिन मेरा मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन कह सकते हैं 60% मैंने उसी दिन खत्म कर दिया था. क्यों? क्योंकि उस समय आपको वो चीज़ इंपॉर्टेंट समझनी चाहिए और आपको उस वक्त की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए, क्योंकि अब अगले दिन जाओगे ना तो उसमें आपको टेंशन रहेगी, यार मेरा इतना पार्ट रह गया, इतना ज़्यादा रह गया. तो उसी से पहले आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम के आने के बाद 1-2 घंटे का 2-3 घंटे का रेस्ट लो, देन उसके बाद कंटिन्यूसली पढ़ाई करो जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है. और पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करें, जो आपका मेजोरिटी पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, और जिससे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, जो ईजी भी लगता है आपको, जो अच्छा लगता है. जैसे EBCL में पार्ट बी है, मैं वो करता था. SLC में पार्ट बी है, मैं वो करता था, ठीक है. और पार्ट बी खत्म हो जाता है SLCM का एक, तो उसके बाद आप पार्ट ए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि 3 एक्ट थे, सेबी, सकरा, डिपॉजिटरी एंड देन उसके बाद ICDR, LODR, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, ताकि आपका 40 एटलीस्ट उसी दिन बन जाए, आपको अगले दिन जाने की जरूरत ही ना पड़े और एक दिन में आप एग्जामिनेशन आराम से स्कोर कर सकें, है ना. तो आपको उसी दिन जिस दिन आपका एग्जाम होता है उस दिन आपको अगले सब्जेक्ट का वो पार्ट यानी वो चैप्टर उठाने जो ईजी है, इंपॉर्टेंट है और जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बूस्ट हो जाएगा एग्जाम से पहले, ठीक है. हम बात करते हैं, अगर आप मॉड्यूल 1 की बात करें, SBC सब्जेक्ट हो गया, GIGL, उसमें आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर सबसे पहले उठा के रख देने हैं. जैसे कि SBC में पार्ट सी आपका जानते होंगे, उसके बाद पार्ट बी और पार्ट ए जो आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं. मैंने जैसे किया था वैसे ही बता रहा हूँ. पार्ट सी मैंने SBC का उसी दिन खत्म कर दिया था, एंड देन ऐसी पार्ट बी कंपनी लॉ का भी कह सकते हैं, पार्ट सी कंपनी लॉ का, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो सारे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको सेम डे पे खत्म कर देना है, ताकि आप नेक्स्ट डे पे जाओ ही ना, और जाओ तो पूरा अच्छे तरीके से जाओ, कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई करके बिल्कुल. तो आज समझ सकते हैं, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपकी प्रायोरिटी पर है, जो आपने पहले से मैंने बता चुका हूँ, वही चैप्टर आपको पहले दिन पढ़ने हैं, ठीक है. और बात करते हैं बोथ मॉड्यूल वालों की, तो आपको उस टाइम में यानी आपके पास अगले दिन नहीं होता, आपके पास केवल आधा दिन ही होता, तो आधे दिन में इसी चीज़ को अप्लाई करना है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हों, जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो उसी दिन करना है. और यकीन मानो EBCL में देखेंगे आप पार्ट बी, तो मैंने पार्ट बी एक बार उसी दिन रिवाइज करा था, एंड देन अगले दिन, और देन जिस दिन एग्जाम था उस दिन भी रिवाइज करा. तो इस तरीके से मैंने उसको 3 बार रिवाइज कर लिया था एग्जाम से एक दिन पहले ही. तो भाई कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना है कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंट लो और ज़्यादा प्रायोरिटी उसी को देनी है आपको, ठीक है. तो ये चीज़ आपको अच्छे समझनी पड़ेगी. और दूसरी बात जो कि बहुत कह सकते हैं कि यार टीचर्स भी कहते हैं, स्टूडेंट भी कहते हैं कि समझ में नहीं आता. स्टूडेंट टीचर्स ऐसे कहते हैं कि यार क्वेश्चन पेपर किसी से डिस्कस मत करना, आपका एग्जाम हो जाए तो क्वेश्चन पेपर उठा के फेंक दो. यार ऐसे क्यों करते हो, वी आर स्टूडेंट, अगर हम क्वेश्चन पेपर फाड़ के फेंकें तो कैसा रहेगा. मेरा क्या रहता है, मैं अपनी बात बताता हूँ. सही में देखो, आपको पूरी बात समझनी चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है इंसान. सामने वाला जब आप सुनते हो कि क्वेश्चन पेपर किसी डिस्कस नहीं करना है, मैंने ये सुना, मैंने कहा क्यों नहीं करें यहाँ डिस्कस. मैं सुनते क्या है ना कि क्वेश्चन पेपर किसी से डिस्कस नहीं करना. देखो जो मैं बोलने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनना, और इसी की वजह से मैं कह सकता हूँ कि मेरी एग्जामिनेशन भी हो, इसी की वजह से पास हो फर्स्ट अटेम्प्ट में. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए. देखो क्या कहते हैं कि यार क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं करना चाहिए, और मैं कहता हूँ डिस्कस करना चाहिए. आप क्या हो गया यार, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप कि डिस्कस करें फिर आपने टेंशन ले. नहीं, पूरी बात सुनो. क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें, लेकिन किसी दूसरे बंदे से ना करें, अपने आप से डिस्कस करें. मैं आता था, यकीन माने, पहले आने के बाद कुछ नहीं करता था, क्वेश्चन पेपर उठाया अपने आप को चेक करता था मेरा पेपर कैसा गया. अगर मुझे ही नहीं पता होगा मेरा पेपर कैसा गया तो मैं आगे वाले पेपर कैसे करूंगा. ध्यान से सुनना. देखो एक एक बात मैं कहने वाला हूँ, एक एक बात वो ध्यान से सुनना. देखो कहते क्या है कि आप क्वेश्चन पेपर आपका हुआ, ठीक है, आप घर पर आए तो उसे उठा के आप फाड़ के फेंक दो, या आप किसी से डिस्कस मत करो, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो. आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी आप किस तरीके से करेंगे, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपका पहला पेपर कैसा हुआ है. आपको यही नहीं पता होगा कि मेरा पहला पेपर कैसा हुआ है, तो आप आगे की तैयारी कैसे करेंगे. मैं आपको अपनी ही बताता हूँ एक्सपीरियंस. देखो मेरा हुआ था SLCM का पेपर, और यकीन मानो मेरा SLCM का पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ था, और आपको पता है कि आपको टोटल मार्क्स लाने के लिए एटलीस्ट 40 सब में चाहिए होता है, 50 आपको एग्रेड चाहिए होता है. तो यकीन मानो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 40 ही आ पाएंगे बस, जब जस्ट पास हो पाऊंगा. तो क्या मैं अगला पेपर जो मेरा EBCL का पेपर है, क्या उसमें से 40 का टारगेट करूं कि बस पास हो जाऊं? नहीं ना यार,
आप देखो मेरा SLCM का मान लो मेरा बेकार चला गया, खाली 40 का गया, एंड EBCL का भी बेकार गया, 40 का गया, और मैंने इन दोनों पेपरों को डिस्कस ही नहीं करा। मुझे पता ही नहीं कि मेरा 40 का आया है कि मेरा 60 का गया है कि मेरे 70 आएंगे 80 आएंगे, मुझे पता ही नहीं है। आप यकीन करो कि मुझे पता ही नहीं है मेरे शुरू के 2 पेपर कैसे गए हैं और मैं आगे वाले FM और CM पेपर हैं उसमें कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करूंगा। क्या मैं वहां पे जाकर डिसाइड करूंगा, पहले डिसाइड करना पड़ेगा? तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, SLCM का मेरा पेपर हुआ, EBCL का मेरा पेपर हुआ, मुझे पता था मेरे इतने अच्छे नहीं गए। सपोज दैट कि मेरा FM का भी अच्छा नहीं गया, तो यकीन मानो मेरे 40 40 40 तीनों में आ रहे हैं, मतलब मेरे 120 आएंगे तीनों मिला के। तो मुझे 4 सब्जेक्ट में अगर मैं 60 भी ले आया तो मेरे कितने बनेंगे टोटल? 180। तो इससे क्या पास हो पाऊंगा मैं? नहीं ना यार। तो इस वजह से मैं कहता हूँ आपको हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर होने के बाद किसी से डिस्कस मत करो, अपने आप से डिस्कस करो कि मेरा पेपर कैसा गया है। अगर आपके शुरू के पेपर मान लेते हैं SLCM और EBCL 40 के गए हैं और आपके 40 ही आ रहे हैं, ठीक है, और आपको पता है कि आगे वाले पेपर में FM CM है, तो कि उसमें आप 40 का टारगेट करोगे? नहीं ना यार, आप उसमें टारगेट करोगे एग्जामेशन का। दोनों सब्जेक्ट में आप एग्जामेशन लाना चाहोगे तभी आप पास हो पाएंगे। और यही मैंने किया। मुझे पता था मेरा SLCM का इतना अच्छा नहीं गया, मुझे पता था मेरा EBCL का इतना अच्छा नहीं गया, तो मैंने EBCL का पेपर देने के बाद घर आते ही डिसाइड कर लिया कि मुझे दोनों आने वाले पेपर में एग्जामेशन चाहिए। अगर एक में मेरे एग्जामेशन नहीं आए तो मैं हो जाऊंगा फेल। तो यही आपको अपने दिमाग में बताना पड़ेगा कि यार तुझे दोनों आगे आने वाले दोनों सब्जेक्ट में चाहिए एग्जामेशन, तो उसी की तरीके से फिर आपको करनी चाहिए तैयारी। यार लोग कहते हैं यार डिस्कस करो क्वेश्चन पेपर, क्यों डिस्कस ना करें? अपने आप से तो डिस्कस करने दो हमें, तभी तो हमें पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। ये चीज इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना कि यार किस तरीके के एग्जाम से आगे अपियर करने वाले हो, डिपेंड करता है कि आपके पेपर कैसे गए हैं। आपको पता ही नहीं होगा आपके पेपर कैसे गए हैं, तो आपको क्या लगेगा मेरा SLCM का अच्छा हो गया, EBCL का अच्छा हो गया, FM CM का अच्छे दो कि हाँ 40 ले आऊंगा, 40 सब में पास। ऐसे नहीं होता। आपको एग्जामेशन लानी पड़ेगी किसी एक सब्जेक्ट में, किसी 2 सब्जेक्ट में, तभी आप पास हो पाएंगे एग्रीगेट लाने के लिए। यकीन माने मेरा EBCL और SLCM मुझे पता था मेरा इतना अच्छा नहीं गया है, मुझे पता था कि मेरे एग्जाम शायद इसमें नहीं आ पाए, लेकिन FM और CM में मैं इतना श्योर था मुझे एग्जामेशन लाना है और मैं लाके, आपको पता है मेरा एग्जामेशन आया, FM में भी, CM में भी और SLCM में भी अच्छे खासे मार्क्स आए 78। तो यार किस तरीके से मैंने तैयारी करी, यही तरीका इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करते हैं आगे, ठीक है। तो यार यही चीज़ आप समझें कि एक दिन स्ट्रेटेजी बनाने से पहले आप आने के बाद क्वेश्चन पेपर देख लें मेरा पेपर कैसे गया है, आधा घंटा उस क्वेश्चन पेपर को दें, ताकि आप आगे आने वाले पेपर जो आपका EBCL या FM CM है या फिर आपका टैक्स वगैरह जो कुछ भी है, आपको वो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। आप यकीन माने आपका FM CM का पेपर आपके 40 मार्क्स अटेम्प्ट करके जाएंगे या 60 मार्क्स अटेम्प्ट करके जाएंगे। मैंने भाई यकीन माने 88 मार्क्स अटेम्प्ट किया था CM में और करीब 85 का ही अटेम्प्ट किया था FM में। तो मैंने क्यों करा? अगर मैं 70 का अटेम्प्ट करता, 60 का अटेम्प्ट करता, क्या मेरा एग्जामेशन आ पाती? नहीं, क्योंकि मुझे पता था यार मेरे पिछले दोनों पेपर अच्छे नहीं गए हैं, उस वजह से मुझे ज्यादा अटेम्प्ट करना है ज्यादा। तो गाइस मुझे पता था कि मेरे पेपर अच्छे नहीं गए हैं दोनों, तो मुझे आने वाले पेपर बहुत अच्छे से करने हैं, एग्जामेशन लानी है। एग्जामेशन लाने के लिए ज्यादा मार्क्स का अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ज्यादा मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आप 60 का अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कितने आ जाएंगे? 50, तो एग्रीगेट नहीं बन पाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को इंपॉर्टेंट है कि आप यार डिस्कस करो, लेकिन डिस्कस किससे करना है? किसी और से मत करो, अपने आप से डिस्कस करो, अपने को बताओ। देखो आपको पता ही होता है कैसे एग्जाम गया है, तो आप अब एक बार क्वेश्चन पेपर आने के बाद देख लो ना यार कि मेरे पेपर कैसा गया है, मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। अप्रोक्स तो लगा ही सकते हो ना, आपको इतना तो पता चल जाता है कि आप पास हो रहे हैं, 40 आ रहे हैं, एग्जामेशन आ रही है, इतना तो पता चल ही जाता है यार, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से नेक्स्ट पेपर देने वाले हैं, टोटली डिपेंड आपका पेपर कैसा गया है। और ये चीज़ मैंने अपने आप में अप्लाई करी मॉड्यूल 2 में भी, मॉड्यूल 1 में भी। मैंने आपको बताया था कि मेरा मॉड्यूल 1 में हुआ था, टैक्स का ही मैंने ऐसे ही करा था, क्योंकि मुझे पता था मेरी यार खाली SBC में एग्जामेशन आ सकती, मुझे पता था सीलो में नहीं आ रही है एग्जामेशन, मेरी GIG में भी नहीं आ पा रही है, जस्ट पास हूँ, तो मुझे SBC और मुझे टैक्स में कम से कम एग्जामेशन लानी थी। तो SBC बहुत अच्छे से करके गया था ताकि मुझे एग्जामेशन ला पाऊँ। फर्स्ट 2 पेपर में इतने अच्छे नहीं गए थे, यहाँ मुझे पास होने तक का पूरा श्योर नहीं था, इसलिए मैंने SBC एंड देन टैक्स को टारगेट करा। तो देखो ये दूसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम डेज में ही अप्लाई हो सकता है। तो देखो एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना, फिर एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको कि आपका आने वाला पेपर इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका पहला पेपर कैसे गया। और आप ये कैसे पता लगाएंगे? अपने आप को बताना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा खुद से, किसी और से नहीं करना है आपको डिस्कस, अपने आप से करना है कि यार मेरा पेपर GIGL का, मेरा पेपर सिक्योरिटी लॉ का ऐसा गया है या EBCL का ऐसा गया, तो मुझे आने वाले ऑब्जेक्टिव पेपर्स में इतना टाइम करना है, एग्जामेशन तो लानी ही लानी है, ठीक है। तभी आप आगे अपना पासिंग का देख सकते हैं, ठीक है। जो भी आप एक आध बिगड़ जाता तो आप नेक्स्ट पेपर से उसको एग्रीगेट बनाने के लिए कर सकते हैं तैयारी। तो आपको पता ही नहीं होगा तो कैसे करोगे आप, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है। और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इसके लिए एक वीडियो पर आ जाएगी। आप ये बताओ कि मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि 5 मिनट पहले एग्जाम से 10 मिनट पहले रिवाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा इस पे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा कि 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले एग्जाम सेंटर पे जाके रिवाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या फायदे क्या नुकसान, एवरीथिंग आप मुझे बताओ।
ठीक है, उसके बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा नेक्स्ट वीडियो में और आ जाएगी वीडियो बहुत जल्द। सो गाइज मस्त तरीके से पढ़ते रहो, गजब तरीके से पढ़ते रहो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लास्ट यू नो वेरी वेल शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से पढ़ते रहो, गजब तरीके से पढ़ते रहो गाइज। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, यू आर गोना क्रैक दिस एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। गजब तरीके से पढ़ते रहो गाइज, बेस्ट ऑफ लक।